हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर हमारे की नोट्स 2.0 से जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोट्स आपको anandmani.com वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ और रिवाइज करते हैं हमारा लेसन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम क्या कहते हैं? सेल को हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को दिया जाता है जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन ल्यूवेन हुक ने की थी जिन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी किया था और उससे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। बाद में कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए थे तो हम पूरे सेल को डिटेल में देख पाए थे। सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी के अंदर तो जो दो मेन साइंटिस्ट का नाम आता है वो है मेल्थियस श्लीडन एंड थियोडर श्वान। मेल्थियस श्लीडन जो कि बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स पे स्टडी की थी और देखा था कि हर प्लांट की बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है। ऐसा सिमिलर ऑब्जर्वेशन श्वान को हुआ था जब उन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी की थी। श्वान ने हमें दो और बातें बताई थी कि सेल्स के बाहर एक थिन आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, और प्लांट सेल्स के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल्स में नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल्स के पास है, वो है सेल वॉल का प्रेजेंट होना। उन्होंने मिलकर एक हाइपोथेसिस दी थी कि चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उनकी बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट्स की मिलकर बनी होती है। श्लीडन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी 1993 में इसमें करेक्शन की थी या एक कंप्लीशन किया था साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में। उन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्रिमिटिव सेल्स से ही बनते हैं या प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जो टर्मिनोलॉजी इसके साथ जुड़ी है, जो स्टेटमेंट इसके साथ अटैच्ड है, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, और इन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया था। तो सेल थ्योरी के अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उनके प्रोडक्ट्स के बने हैं और सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, चलो सेल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहली चीज जो सेल में हम पढ़ेंगे दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज यहीं पर हो रही हैं, सारी केमिकल रिएक्शन यहीं पर हो रही हैं, इसी से आपका सेल लिविंग स्टेट में रहता है। राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। उसके सिवा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हमें मिलते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर। सेल्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के और अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का है। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल आपके पास एग ऑफ ऑस्ट्रिच आता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में नर्व सेल होता है। बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा है, कितना 3 to 5 माइक्रोमीटर की बात की गई है। ह्यूमन आरबीसी वो भी एक तरीके के सेल है, उनका अगर आप डायमीटर देखोगे तो वो 7 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी हमें सेल के साइज और शेप में मिलती है। अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स का शेप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ सेल्स डिस्क लाइक है, कुछ पॉलीगोनल, कुछ कॉलमनर, कुछ क्यूबॉइड, कुछ थ्रेड लाइक और कुछ इरेगुलर। दो तरीके के सेल्स टाइप हम लोग पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहली चीज आती है कि इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, इनका न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये साइज में छोटे होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनकी शेप और साइज अलग अलग होती है। जैसे अगर आप बैक्टीरिया की ही बात कर लो तो बैक्टीरिया खुद के अंदर आपको 4 बेसिक शेप मिलती हैं। क्या क्या? बेसिलस यानी कि रोड लाइक, कोकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियो कोमा लाइक और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाले सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा सेल का एनवेलप। तो इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। 3 लेयर्स में इनकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर आपको मिल जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसकी कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में वेरी करती है। वो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो स्लाइमी लेयर भी हो सकती है अगर वो लूज शीट की बनी होगी, या वो कैप्सूल भी हो सकती है अगर वो थिक और टफ होगी, डिपेंडिंग कि किस एनवायरनमेंट में आपका बैक्टीरिया रह रहा है।
उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, जो कि मिडिल लेयर फॉर्म करती है, जो हर प्रोकैरियोट में आपको मिलती है। ये बैक्टीरिया को शेप देती है, बैक्टीरिया के सेल को शेप देती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऑल्सो बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो किसी भी नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन की तरह ही सेमी परमिएबल होती है नेचर में और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, बिल्कुल यूकैरियोट की तरह ही स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। सेल एनवेलप के टाइप के बेसिस पर ग्राम ने जब स्टेनिंग की थी, वो स्टेनिंग उस सेल एनवेलप में किस तरीके से रिटेन रही थी, इस बेसिस पर ग्राम ने दो तरीके के बैक्टीरिया बताए थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम स्टेन रिटेन हो पाता है अल्कोहल वॉशिंग के बाद भी, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, और अगर वो रिटेन नहीं रह पाता तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की लेयर थिक होती है। और कौन से सेल ऑर्गेनल की आप बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर? मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर, ये इनके मेम्ब्रेन से ही निकलने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में अंदर की तरफ फोल्ड होती है मीजोसोम बनाने के लिए। मीजोसोम की शेप अलग अलग होती है। मीजोसोम वेसिकल्स लाइक भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स लाइक भी हो सकते हैं और लेमिला लाइक भी हो सकते हैं। मीजोसोम्स के फंक्शन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीजोसोम सेल वॉल बनाने में मदद कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन करने में मदद कर रहा है, क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रहा है, बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन करने में, सिक्रीशन करने में मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज करता है। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर्स, वो भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है प्रोकैरियोट में। क्रोमा नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये मिलता है आपको साइनोबैक्टीरिया में। उसके सिवा बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो इनका डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और नेकेड होता है। नेकेड क्योंकि कोई और प्रोटीन ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया होता। सिंगल क्रोमोसोम इनका जेनेटिक मटेरियल बना रहा है और बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। जिस स्पेस में, जिस रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बहुत बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। उसकी वजह से बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। फिर आपके पास आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है जो सेल वॉल से निकल रहा है, बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इनका नंबर अलग अलग बैक्टीरिया में वेरी करेगा। बैक्टीरिया के फ्लैजिलम के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट इनका लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और ये शुरुआत सेल सरफेस से करते हैं और फिर बाहर की तरफ जाते हैं। फ्लैजिला इनको मूवमेंट में मदद करता है। उसके सिवा 2 और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्री। ये स्ट्रक्चर का मोटिलिटी में रोल ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। पिलाई का सिंगुलर पाइलस होता है। ये स्पेशल प्रोटीन पाइलिन के बने हुए हैं। ये होस्ट सरफेस से अटैच करने में बैक्टीरिया को मदद करते हैं। फिम्ब्री भी छोटे छोटे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो पूरे बैक्टीरिया की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और ये भी बैक्टीरिया को रोग से या होस्ट टिश्यू से अटैच होने में मदद करते हैं। पिलाई और फिम्ब्री का मूवमेंट के अंदर, मोटिलिटी के अंदर बहुत कम रोल होता है। एक और ऑर्गेनल आपको बैक्टीरिया के अंदर दिखते हैं, दैट आर राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। इनका साइज वहाँ पर 15 to 20 नैनोमीटर का होता है। राइबोसोम जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 50S और 30S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो कि उनकी डेंसिटी और साइज से मेजर होता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है, ऑफ कोर्स राइबोसोम वो एरिया है जहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। बहुत सारे राइबोसोम जब एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। राइबोसोम पे ही प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, यानी एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में आपको दिख जाएगा? आपको बैक्टीरिया में दिखता है बेटा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी की भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। इनका काम होता है रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना। ये आपके पीवाईक्यू में इंक्लूजन बॉडी से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये सारे ही पॉइंट्स वहां पर यूज किए गए थे। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जिस मटेरियल को ये स्टोर करते हैं वो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, गैस की वैक्यूल्स हो सकती हैं। बस ये इंजेक्शन में मदद नहीं करते। गैस वैक्यूल्स आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं।
फिर हम किसकी बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की वजह से साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है इन्हीं क्रोमोसोम्स में, और स्पेशल चीज यूकैरियोटिक सेल में आपको लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे। एक एक करके यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। हमने किस पे स्टडी करी, ह्यूमन आरबीसी पे स्टडी करी और हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा। तो हमने देखा उस स्ट्रक्चर में लिपिड भी है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। लिपिड में मेजरली फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, आउटर पोलर हेड होता है और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होती है। उसी नॉन पोलर टेल की वजह से वो नॉन पोलर टेल जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है सेल को। कितना प्रोटीन और कितना लिपिड प्रेजेंट है तो इसका रेशियो अलग अलग होता है अलग अलग सेल्स में। अगर मैं ह्यूमन आरबीसी की बात करूं तो वहां पे 52% प्रोटीन मिलेगा और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। कितना इजीली वो प्रोटीन बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट हो सकता है या एक्सट्रैक्ट हो सकता है, उस बेसिस पर मेम्ब्रेन प्रोटीन टू टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन अंदर कंप्लीटली मेम्ब्रेन में अच्छे से बरीड है तो वो इंटीग्रल प्रोटीन है, अगर वो सरफेस या पेरिफेरी पर प्रेजेंट है तो वो पेरिफेरल प्रोटीन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताने के लिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आया था जो सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था 1972 में। उन्होंने अपने इस मॉडल से लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि प्रोटीन इस लेयर के अंदर लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की जो कि प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और सेमी परमिएबल नेचर प्रोवाइड करती है। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर प्रोवाइड करती है। क्या फंक्शन होगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सबसे पहला फंक्शन है हमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल है तो वो कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को मूव करने देगी। प्लस हमने बात की फ्लूइडिटी की, तो फ्लूइडिटी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्रोथ हो पाएगी, इंटरसेल्युलर जंक्शंस बन पाएंगे, सिक्रीशंस हो जाएंगे, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन हो पाएगा इस फ्लूइड नेचर की वजह से। क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं किस किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। दो मेजर तरीके के ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर उस मूवमेंट में एनर्जी की यूज ना हो, एनर्जी का एक्सपेंडिचर ना हो, यानी मूवमेंट कैसी हो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। दो तरीके की पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव करते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और ऑस्मोसिस में वो मूवमेंट वाटर की होती है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो वो डायरेक्टली आपकी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकता, उस केस में उनको एक स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ते हैं। अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन होती है। ये बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट चीज हम पढ़ लेते हैं सेल वॉल के बारे में। तो यूकैरियोट्स में आपको पता है प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। फंजाई और प्लांट्स इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है। एल्गे के सेल वॉल की अगर आप बात करो तो वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स और मैनन्स की बनी होती है, और कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम किसके लिए कह रहे हैं? एल्गी के लिए कह रहे हैं। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। यंग प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसे हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं, उसमें ग्रोथ पॉसिबल होती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है प्राइमरी वॉल खत्म हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, वहां पर उसकी जगह पर आ जाती है सेकेंडरी वॉल जो अंदर की तरफ बनती है प्राइमरी वॉल से। बीच में क्लियर प्रेजेंट होती है जिसे हम मिडिल लेमिला बोलते हैं। इससे क्वेश्चन कई बार आता है, मिडिल लेमिला किससे बना है? कैल्शियम पेक्टेट से बना है। मिडिल लेमिला नेबरिंग सेल्स को एक साथ ग्लू टुगेदर करने का काम करता है। सेल वॉल और मिडिल लेमिला में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होता है दो नेबरिंग सेल्स में और उनके साइटोप्लाज्म से जो न्यूट्रिएंट्स या फिर मटेरियल है उनकी मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। सेल वॉल का फंक्शन देख लेते हैं। तो सेल वॉल शेप देगा सेल को प्रोटेक्शन देगा डैमेज और इन्फेक्शन से, सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में मदद करेगा और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर की तरह बिहेव करेगा।
हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ लिया। अब हम सेल के अंदर आएंगे और ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे। पहली चीज जो हमें ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़नी है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या या कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल इंक्लूड होता है, तो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम और वैक्यूल इंक्लूडेड होते हैं। इस पोर्शन से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये 4 ऑर्गेनल्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपने कौन कौन से आ रहे हैं वो आपने देख लिए। तो शुरू करते हैं पढ़ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आरईआर बोलते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एसईआर बोलते हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है क्योंकि उन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आरईआर क्योंकि उन पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम करते हैं। आरईआर की फॉर्मेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से शुरू होती है और फिर साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि वहां पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम नहीं होते तो वहां पर सिंथेसिस होता है लिपिड और स्टेरॉइड्स का। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स यहाँ पर स्टोर और सिंथेसाइज होते हैं। इतना आपने जानना था ईआर के बारे में। सेकेंड चीज जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जिसके बारे में हमें जानना है दैट इज गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कैमिलो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके अंदर बहुत सारे फ्लैट और डिस्क शेप सैक्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। 2 तरीके की सिस्टर्नी है, एक कन्वेक्स जिसको सिस सिस्टर्नी या फोमिंग फेस बोलते हैं, 2 फेस बनते हैं सिस्टर्नी से। एक होता है आपका कन्वेक्स फेस या सिस फेस और दूसरा होता है कनकेव फेस या फिर ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। ये सिस और ट्रांस फेस एकदम अपोजिट होते हैं पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिस्टर्नी का डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन देख लेते हैं। गोल्गी अपैरेटस का काम होता है कि जो भी मटेरियल ईआर से बनकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आया और वहां पर उसका मैच्योरेशन हुआ, उस मटेरियल के सिक्रीशन के लिए उनको टारगेट देना, उनकी टैगिंग करना कि अगर वो सेल के अंदर जाएंगे तो इंट्रासेल्युलर टारगेट्स देना या सेल के बाहर भेजना, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्गी अपैरेटस के पास होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपको मिलता है, जो मॉलिक्यूल्स बन गए उनके ट्रांसपोर्टेशन का रेगुलेशन गोल्गी अपैरेटस करता है। मटीरियल्स टू बी पैकेज्ड एज वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर, जो भी मटीरियल ईआर से वेसिकल की फॉर्म में आता है वो पहले गोल्गी अपैरेटस के सिस फेस से फ्यूज करता है, फिर गोल्गी अपैरेटस के ट्रांस फेस की तरफ जाता है। इसीलिए गोल्गी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही रहता है, क्लोज एसोसिएशन में रहता है। जो भी प्रोटीन आरईआर के राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं उनका मॉडिफिकेशन या कह लो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन गोल्गी अपैरेटस के सिस्टर्नी में होता है और फिर फाइनली वो ट्रांसफेज से रिलीज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बनना कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, कहाँ होता है? गोल्गी अपैरेटस पे होता है। तीसरी चीज जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है वो होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गोल्गी अपैरेटस के पैकेजिंग से ही बने होते हैं। ईआर और गोल्गी अपैरेटस मिलकर लाइसोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइसोसोम के जो वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। एसिडिक पीएच पर ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। इनमें सारे हाइड्रोलाइसिस आएंगे जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस। कार्बोहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, प्रोटीएज प्रोटीन का, लाइपेजेस लिपिड का और न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड का। तो हर तरीके का हाइड्रोलेज आपको, ऑलमोस्ट हर तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में मिलता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद अपने आप को भी डाइजेस्ट कर सकता है अगर सेल की डेथ करवानी है तो। फोर्थ थिंग या फोर्थ ऑर्गेनल जो हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ना है वो होते हैं वैक्यूल। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में आपको मिलते हैं। वैक्यूल स्टोर करते हैं वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और उन सब मटेरियल को जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट। कई बार आपको इससे क्वेश्चन मिलता है। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल जो है वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। कुछ वैक्यूल्स अमीबा में भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो उनके अंदर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी आपको एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिल जाता है जैसे कि पैरामीशियम में। टोनोप्लास्ट
इस वैक्यूल से बहुत सारे आयंस का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करता है, कुछ मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करता है, इवन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी अलाउ करता है। इसीलिए इन सब मटेरियल या सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर हायर होता है और साइटोप्लाज्म में कम होता है। सारा वेस्ट मटेरियल वैक्यूल अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। बहुत सारे सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स कभी भी इंक्लूजन बॉडीज में नहीं होते, ये चीज़ अलग होती है जो कि फूड पार्टिकल्स के एनगल्फ करने से यहाँ पर बनते हैं। ये 4 चीज़ें थी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बना रही थी। अलग ऑर्गेनल की बात करते हैं जो कि हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा मैमेलियन आरबीसी में नहीं होते और प्रोकैरियोट्स में नहीं होते क्योंकि उनके पास तो कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन करने पर एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। इनका नंबर, इनका शेप, इनका साइज अलग अलग सेल में अलग अलग होगा। डिपेंड करेगा उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, जैसे कि हमारे मसल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया सोसेज शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इनका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर की तरफ और एक इनर की तरफ। ये मेम्ब्रेन ल्यूमेन को यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होने वाले ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। एक आउटर कंपार्टमेंट होता है और एक इनर कंपार्टमेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिसे आप क्रिस्टी कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स की तरफ फॉर्म होती है। इस चीज से क्वेश्चन आता है। क्रिस्टी का काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना और क्रिस्टी से अटैच कई सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन से अटैच अपनी खुद की अलग स्पेसिफिक एंजाइम होती हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन रेगुलेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको एक सर्कुलर डीएनए मिलेगा जैसे कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है, कुछ उस तरीके से ही कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जो राइबोसोम प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है कि वो 70S टाइप का होता है और कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस उसके अंदर भी होता है। कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस उसके अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फिशन की तरह ही, फिशन से ही डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट का सिमिलर ये चीज शो करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल इसके अंदर हो रही है, लिंक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ईटीएस यहाँ पर हो रहा है, इसलिए एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल देख लेते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड हर प्लांट सेल में मिलता है और यूक्लिना में भी मिलता है। प्लास्टिड साइज में लार्ज होते हैं और हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं जिसके बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा प्लास्टिड हम पढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल जैसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं, जबकि क्लोरोफिल आप जानते हो ग्रीन कलर देते हैं। ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तीसरे प्लास्टिड्स हमारे पास आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनमें पिगमेंट नहीं होता, ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरीके के हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। इन तीनों से भी क्वेश्चन आता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करते हैं जैसे पोटैटो में, इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट स्टोर करते हैं और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि लीव्स के मीजोफिल सेल्स में मिलता है। ये लेंस शेप होते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं या रिबन लाइक ऑर्गेनल हो सकते हैं। इनकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर है और विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर है। इनका सेल का नंबर अलग अलग हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि अगर मैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ की बात करूं तो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट सेल्स हमें मिलते हैं। इनके अंदर भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपैरेटिवली कम परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है। जो स्पेस है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। उसके अंदर के स्पेस को स्ट्रोमा बोलते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोल रहे थे। इनके अंदर बहुत सारे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन में जो स्पेस इंक्लूड होता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, उन्हें हम ल्यूमेन कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन्हीं थाइलेकोइड्स में प्रेजेंट होता है। थाइलेकोइड्स स्टैक में अरेंज्ड होती हैं, उन स्टैक्स को हम ग्रैना कहते हैं, उन स्टैक्स को हम ग्रैना कहते हैं। 2 ग्रैना के बीच में जो थाइलेकोइड होता है उसे हम इंटरग्रैनल थाइलेकोइड बोलते हैं।
फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेली कनेक्ट करती है थाइलेकोइड्स को ऑफ डिफरेंट ग्रेना, दो ग्रेना की थाइलेकोइड्स को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रोमा लेमेली प्रेजेंट होती है। स्ट्रोमा के अंदर स्मॉल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वो राइबोसोम भी 70S टाइप का होता है, जबकि हमारे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और ये बात हमें याद रखनी होती है। स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद का राइबोसोम भी इनके पास प्रेजेंट है। अब हम उस राइबोसोम की बात कर लेते हैं जो यूकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम दो चीजों के बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, एक्चुअली आरआरएनए के बने होते हैं, और साथ में प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी जिन साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम जॉर्ज पैलेट है, तो इनको पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टरीज भी बोलते हैं। राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होने वाले आरआरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। यूकैरियोट राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, 60S जो कि लार्ज सब यूनिट है, 40S जो कि स्मॉल सब यूनिट है। मिलकर ये 80S बनाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। साइटोस्केलेटन की बात कर लेते हैं, तो नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी देते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। साइटोस्केलेटन के अंदर आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आ जाते हैं आपके। फिर बात कर लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला की, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर हैं। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। सीलिया हमेशा ओर लाइक मूवमेंट देती है, चप्पू की तरह। ये सेल में या फिर उसके सराउंडिंग फ्लूइड में मूवमेंट कोज करती है। वहीं अगर आप फ्लैजिला की बात करो तो फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं और सेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है और यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। सीलिया और फ्लैजिला की कवरिंग करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका कोर, जिसे हम एक्सोनीम बोलते हैं, वो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जो कि लॉन्ग एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट होता है। इस एक्सोनीम को अगर आप देखोगे तो इनके अंदर 9 पेयर ऑफ डबलेट्स प्रेजेंट है, जो रेडियली अरेंज्ड है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स उनको बना रहे हैं, और सेंटर में भी एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, जो आपको सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं और उनके बाहर एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है। ये वाले जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल से भी कनेक्टेड होते हैं बाय रेडियल स्पोक, इसीलिए 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होती हैं। जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ही ओरिजिनेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। जहां से सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं वो एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे आप बोलते हो बेसल बॉडी। तो चलिए सेंट्रियोल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेंट्रियोल के बारे में आपको क्या जानना है कि सेंट्रोजोम भी एक ऑर्गेनल है, वो दो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का मिलकर बना हुआ है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के आसपास प्रेजेंट होता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल मिलकर आपका सेंट्रोजोम बनाता है। सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ये 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ ट्यूबुलिन के बने होते हैं और ये पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट्स होती हैं। ये ट्रिपलेट्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। इनके सेंटर में, सेंट्रियोल्स के सेंटर में प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होता है, जो कि इन पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है बाय रेडियल स्पोक। ये सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा और माइटोटिक और म्योटिक डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लास्ट ऑर्गेनल जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो बेसिक डाई से स्टेन हो जाता है, वो हमें मिला था, उसको नाम दिया जाता है क्रोमेटिन, जो कि किसने दिया था? फ्लेमिंग ने किया था। न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन कर नेम क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने दिया था। नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल्स के अंदर पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, सिंसेशल कंडीशन होती है, और कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि मेमेलियन आरबीसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और जैसे कि सीव ट्यूब ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स। ये दोनों ई न्यूक्लिएटेड है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है।
एक सेल का सारा फंक्शन न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के बारे में अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर्ड होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो 10 to 50 नैनोमीटर का होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये बैरियर की तरह बिहेव करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहां से आपका ईआर स्टार्ट हो जाता है और उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसे आप आरईआर बोलते हो। न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट हो पाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। सेकेंड थिंग जो न्यूक्लियस के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो अंदर का मैट्रिक्स, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। उस मैट्रिक्स में आपको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल मिल जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। यहीं पर आपका डीएनए है और कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं जैसे कि हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी आपको मिलेगा। सेल डिवीजन के टाइम ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस वहां पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आरआरएनए का सिंथेसिस होता है और आरआरएनए राइबोसोम बनाता है। इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। चार चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली। न्यूक्लियस के अंदर आपने क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम देखा, तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो कि 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाता है। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस सेंट्रोमियर की साइड पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। उसी से आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर का कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, इक्वल आर्म्स बनते हैं, वी शेप्ड होता है। ये आपके पास वी शेप्ड होता है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है। एल शेप्ड होता है, 2 आर्म्स बनती हैं, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर। शॉर्टर को आप पी आर्म बोलते हो, लॉन्गर को आप क्यू आर्म बोलते हो। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो एंड के पास प्रेजेंट होता है, तो एक वेरी शॉर्ट आर्म होती है, एक वेरी लॉन्ग आर्म होती है। इसे हम जे शेप्ड बोलते हैं, इसे हम जे शेप्ड क्रोमोसोम बोलते हैं। और टीलोसेंट्रिक में एकदम टर्मिनल पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, इसे हम आई शेप्ड कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। फिर एक और ऑर्गेनल आपको यूकैरियोट्स के अंदर मिल जाता है जो कि होते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज माइन्यूट वेसिकल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इसके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स आ जाएंगे। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल के बीच का एक बेसिक डिफरेंस देख लीजिए तो प्लांट वॉल में सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। प्लांट के पास प्लास्टिड्स है, एनिमल के पास नहीं है। प्लांट के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एनिमल के पास छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता जो एनिमल के पास प्रेजेंट होता है। वही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो प्रोकैरियोट साइज में छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स लार्ज होते हैं। प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं। प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, और यूकैरियोट का लीनियर होता है। प्रोकैरियोट के राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं और यूकैरियोट के 80s टाइप के होते हैं। यही कुछ बेसिक की फीचर्स है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी नीट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आई होप इससे आपकी रिवीजन बहुत क्विक और बहुत अच्छे तरीके से हो गई हो। सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच।